Hi students, I'm Shivani, your English teacher, and today I'm here to discuss your previous year question papers. So as all of you know ki your CUET exam got postponed. Now here's a thing कि यहाँ पे सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, बाकियों का तो अपना CUET एग्जाम हुआ है एंड आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए एंड ऑल माय विशेस आर विद यू ऑल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली वालों बच्चों के बारे में. ओके सो दिल्ली वाले बच्चों का जैसे पेपर कैंसिल अभी कैंसिल तो नहीं हुआ है, कीप दैट इन योर माइंड, योर एग्जाम इज नॉट कैंसिल, इट इज पोस्टपोन्ड. तो वेरी सून आपकी एक डेट निकल जाएगी, बट टिल देन वी विल प्रैक्टिस. जब तक हमारे पास टाइम है थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो इट्स ऑल्सो गुड कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है प्रिपेयर करने के लिए, बट बुरी चीज़ है ज़्यादा तो क्योंकि एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया अगर हम देखा जाए तो. बट डोंट वरी, एग्जाम आपका ज़रूर होगा 110%. लेट्स बिगिन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ओके सो जो आपका CUET में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है दैट इंक्लूड योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको जो देखने को मिल जाएगा एग्जाम में वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, क्या कहता है? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको पैसेज भी अच्छे से पढ़ना है. उसके लिए आ जाओ पैसेज की बात कर लेते हैं. द फ्रेज टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, ये आपका एक फ्रेज है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज मे बी न्यू बट द रियलिटी इज नॉट. इट्स ओरिजिन गोज बैक एट लीस्ट एज फार एज द मेडिवल टूर्नामेंट्स. यहाँ पे टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज एक फ्रेज है जो काफी टाइम से प्रैक्टिस में है, बट इसकी रियलिटी कुछ और ही है. नया भले ही हो बट उसकी रियलिटी नहीं है, क्योंकि इसका ओरिजिन जाता है मेडिवल टूर्नामेंट्स को. These provided knights with military training and the opportunity to make reputations. Okay. क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है देखो, the first thing is read your passage carefully. यहाँ के आपको बता रहा है यहाँ पे कि उसका ओरिजिन ये आपको प्रोवाइड करते थे क्या? मिलिट्री ट्रेनिंग आपको, मतलब रेप्यूटेशन के लिए, कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी. देखो पैसेज आपको बेसिकली टेलिंग यू अबाउट टूर्नामेंट्स. ठीक है, इसमें आपको क्या होता था? ट्रेनिंग्स दी जाती थी, मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती थी. तो जहाँ पे जो अच्छा करता था उसको क्या मिलता था? रेप्यूटेशन मिलती थी. इंडिविजुअल जोस्टिंग एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट केम फर्स्ट. देन देयर वर टीम इवेंट्स. क्या हुआ? टीम इवेंट्स होने लगे गेम्स में, टीम्स हुई, टीम्स इवेंट्स होने लगे. इन दीज अ ग्रुप ऑफ नाइट्स फॉट अगेंस्ट अनदर ग्रुप. देखो बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट टूर्नामेंट्स. ये यहाँ पे टूर्नामेंट्स की बात कर रहा है. क्या होता था? टूर्नामेंट्स आपका इंडिविजुअली भी, ग्रुप्स में भी खेला जाता था. ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? ग्रुप्स एक दूसरे के अगेंस्ट में खेलने लगे. Okay, these teams often stayed together and fought side by side in real battle. तो ये टीम जो थी एक साथ थे एंड इन्होंने क्या किया था? साइड बाय साइड रियल बैटल इन्होंने की थी, मतलब आपस में रियल बैटल्स इनकी हुई थी. टीम गेम्स टुडे सच एज फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी आर द डिस्टेंट डिसेंडेंट्स ऑफ सच मेडिवल टूर्नामेंट्स. मेडिवल टूर्नामेंट्स के ये जो एग्जाम्पल्स है ये उन्हीं से ही इंस्पायर्ड है. जैसे आपके फुटबॉल में भी दो टीम्स होते हैं, ओपोनेंट्स, एंड देन उनके बीच में एक मैच होता है. सिमिलरली इन बेसबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी, जहाँ पे हमारी दो टीम्स होती हैं उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है. जो जीत जाता है उसको चैंपियन देते हैं, उसका रेपुटेशन तो मिलती ही मिलती है, ऊपर से उसको चैंपियनशिप का अवार्ड मिलता है. नाउ अ क्रिटिकल इवेंट इन द मूवमेंट फ्रॉम बीइंग अ ग्रुप टू बिकमिंग अ टीम कैन बी द टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस. यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस. तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है. So what the definition is saying, definition आपको क्या बता रही है कि एक क्रूशियल इवेंट होता है, एक मूवमेंट होता है जहाँ पे बीइंग अ ग्रुप टू बिकमिंग अ टीम कैन बी द टीम. यहाँ पे आपको टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है. मतलब यू आर नॉट गोइंग टू प्ले इंडिविजुअली, यहाँ पे आपकी टीम्स होगी, टीम को कैसे लीड करना है, कैसे टीम के साथ खेलना है, क्या स्ट्रैटेजी क्या प्लान्स होंगे वो आपको फॉलो करने होते हैं. दिस कैन बी बेस्ड अपॉन ईदर वन. आपका फर्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट टीम टास्क मिला हो, फॉर एग्जांपल बिजनेस केस स्टडी और अ फ्यू डेज ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, आपको कोई बाहर की एक्टिविटीज मिल जाए. सेकंड आपका कह रहा है रियल टास्क, एक कोई रियल टास्क मिल जाए जहाँ पे
वीकेंड्स के लिए आपको अपनी कंपनी के साथ जाना पड़े, वहां पे आपको प्लान बना के एक टीम वर्क एज अ काम करना पड़े। अब यहाँ पे आ जाओ, देर आर प्रोज एंड कॉन्स, मतलब इसके फायदे और नुकसान भी होते हैं। बोथ अप्रोचेस, द एडवांटेज ऑफ अ सब्स्टिट्यूट टास्क टाइप ऑफ इवेंट इज दैट सक्सेस और फेलियर इज नॉट ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट टास्क में जीतना हारना एक पैरामाउंट टास्क नहीं होता, इतना जरूरी नहीं होता, ठीक है। नॉर आर देयर एनी टेक्नोलॉजीज और प्रोफेशनल चैलेंजेस टू मीट, मतलब यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल चैलेंजेस आपको नहीं होते करने को। अच्छा, so that people can concentrate on the essential issue of learning as how to work more efficiently together as a team. Okay, यहाँ पे आपको as a competition नहीं खेलना, यहाँ पे आपका मेन आइडिया जो होता है is to teach the players about team building, मतलब टीम कैसे काम करती है वो आपको सिखाएंगे। Okay, well let's look at the first question, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रूशियल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको क्रिटिकल जो वर्ड है क्रूशियल उसका करेक्ट मीनिंग ढूंढ रहा है। क्रूशियल का मतलब, ठीक है, पहला है डिसीव, सेकंड है एसेंशियल, थर्ड है इनसिग्निफिकेंट, फोर्थ है इमेच्योर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही है, क्रूशियल का करेक्ट मीनिंग होता है डिसीसिव, हमें करेक्ट मीनिंग ढूंढना है, ठीक है। ओके, आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज एंटोनिम। डिसेंडेंट का हमें ऑपोजिट ढूंढना है। डिसेंडेंट का मतलब देखो क्या होता है, ग्रैंड चिल्ड्रन, हियर एंसेस्टर चिल्ड्रन। देखो डिसेंडर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, तो हमारे पूर्वज के बारे में बात हो रही, तो एंसेस्टर इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको, एंसेस्टर मीन्स फ्रॉम whom वन हैज डिसेंडेड, द ऑपोजिट बीइंग डिसेंडेड मीनिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्टर। मतलब देखो क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब हमारे पूर्वज होते हैं, कहते हैं ना हम इसके डिसेंडेंट है, मतलब हमारे पूर्वजों की संतान, तो हमारे पूर्वजों को कहते हैं दे आर कॉल्ड डिसेंडेंट। ओके, अब आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग दिया आपको, ठीक है। पहला आपने अगर पैसेज हमने ढंग से पढ़ा है तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। देखो बच्चों, आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द थिंग इज आपको पैराग्राफ जो है में भी रखनी है, ठीक है, जो आप चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करोगे और आप चीज़ें समझोगे तो तभी तो आपको आंसर लिखना आएगा, राइट। सो लेट्स, तो अब हम ए पार्ट की तरफ देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं हमारा ए पार्ट क्या कहता है। ओके बच्चों देखो, हमारा ए क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट, कह रहा है सब्स्टिट्यूट टीम टास्क। अब बताओ सब्स्टिट्यूट टीम टास्क को किससे मैच करोगे। देखो पहला ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट टीम टास्क। अच्छा, इसको किससे मैच करेंगे हम लोग, देखो सब्स्टिट्यूट टीम टास्क को फर्स्ट से करोगे, एग्जांपल फ्यू डेज ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं है, व्हाई, इट्स बिकॉज जब हमने पैसेज में पढ़ा था हमारा आंसर ये नहीं था, ठीक है, आउटडोर नहीं था। सब्स्टिट्यूट का क्या था, नाइट्स डिड मिलिट्री ट्रेनिंग। अब आपको इनको ना मैच करना है, किसके साथ होगा, देखो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, हमारे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। अब आ जाओ पैसेज की तरफ। ओके, लेट्स लुक एट द पैसेज। कह रहा है सब्स्टिट्यूट टीम टास्क, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट टीम टास्क कहाँ लिखा है, सबसे पहले तो वो ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बिजनेस केस स्टडी और फ्यू डेज ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। आउटडोर एक्टिविटीज हमने देख लिया, यहाँ पे किसका है आउटडोर एक्टिविटीज, उसके सामने ही है, तो ए का ऑप्शन क्या हो गया, 1, ठीक है।
अब बी को देख लो, नाइट्स डिड मिलिट्री ट्रेनिंग। अब मिलिट्री ट्रेनिंग पे आ जाओ, देखो अब मिलिट्री ट्रेनिंग का क्या है, इंडिविजुअल जोस्टिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या था, इंडिविजुअल जोस्टिंग को बढ़ाता था ताकि उसको एक रेपुटेशन भी मिलती थी। और थर्ड में टीम इवेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ नाइट्स। देखो थर्ड ऑप्शन है टीम इवेंट्स होते थे ग्रुप के नाइट्स में, तो वो रियल बैटल के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता था। ओके, नाउ फोर्थ आपका क्या कह रहा है, वी विल लुक एट द फोर्थ ऑप्शन। ओके, आपका फोर्थ क्या कह रहा है आपका फोर्थ कह रहा है कि रियल टास्क क्या होते थे, एग्जाम्पल ऑफ फ्यू डेज ऑफ प्लान कंपनी स्टैट्यूट। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आ जाओ उधर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि इंडिविजुअल जोस्टिंग रिफर्स टू अ मेडिवल स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट इन विच टू ओपोनेंट्स आर हॉर्स बैक, टिपिकली नाइट्स, फाइट्स एंड लेंसेज। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रियलिटी ऑफ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज इज दैट। रियलिटी क्या है टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की? देखो बच्चों, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिले हैं। एडवांस तो नहीं था, न्यू भी नहीं था, एंशिएंट नहीं था, मॉडर्न इज द राइट आंसर। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की रियलिटी क्या है? एडवांस था, न्यू था, एंशिएंट था, मॉडर्न था। वो एंशिएंट था ना, तो एंशिएंट इज द करेक्ट आंसर, हेंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया, क्या दिया एक बार देख लेते हैं। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी इज नॉट न्यू। देखो आपकी जो टीम बिल्डिंग की एक्टिविटी है वो नई नहीं है, वो पुरानी है, मेडिवल टाइम से चलती आ रही है। इट हैज इट्स ओरिजिन्स गोइंग बैक टू द मेडिवल टूर्नामेंट्स। इट इज एन एंशिएंट टेक्निक। आई होप यू अंडरस्टूड। फिफ्थ क्वेश्चन, आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ ग्रुप ऑफ नाइट्स फॉट अगेंस्ट अनदर ग्रुप इन। मतलब एक ग्रुप ऑफ नाइट्स ने किस ग्रुप की तरफ फॉट किया था, किस ग्रुप के अगेंस्ट फॉट किया था? देखो क्रिकेट के, हॉकी के, बेसबॉल के, रियल बैटल। देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लो, कह रहा है सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। अच्छा, आपका सेकेंड ऑप्शन कह रहा है डी कह रहा है रियल बैटल। देखो क्रिकेट, हॉकी तो उससे इंस्पायर्ड थे, ठीक है, बट रियल बैटल आपका मेडिवल पीरियड से था, तो रियल बैटल इज द राइट आंसर। राइट ऑप्शन क्या लिखा है? अच्छा देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ऑप्शंस 1 में देखो क्या लिखा है कि सी वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ढंग से अपने ऑप्शंस पढ़ने हैं, ये नहीं बस धड़ल्ले से ऑप्शन पढ़े ABCD 1 2 3 4 दे दिया आंसर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस का ध्यान रखना है, ओके, कि ऑप्शन कैसा लिखा है। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? टीम गेम्स टुडे सच एज फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी आर द डिस्टेंट डिसेंडेंट्स ऑफ सच मेडिवल टूर्नामेंट्स। मतलब देखो ऐसे टूर्नामेंट्स के मतलब ये डिस्टेंट डिसेंडेंट्स है, मतलब ये गेम्स तो इंस्पायर्ड हुए हैं इन गेम से। दीज टीम्स स्टेड टुगेदर फॉट साइड बाय साइड इन रियल बैटल। पर ये टीम्स ने तो टीम में रह के साइड बाय साइड बैटल फॉट की। बट अब ये जो फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब है, ये न्यूली, ये इनसे नया, इनके बाद आया है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हमारे सिक्स्थ की तरफ। सिक्स्थ भी हमारा एक पैसेज है, ठीक है। आ जाओ सिक्स्थ पैसेज पढ़ लेते हैं। कितना है हमारा सिक्स्थ पैसेज? ये रहा। When things aren't going well, we tend to think we are lacking in something. जब चीजें सही नहीं जाती तो हमें लगता है हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, हम गड़बड़ कुछ कर रहे हैं। But if we want to change a current situation, we should first part with something before we look to acquire something else. मतलब अगर हमें कुछ चेंज करना है, अपनी करेंट सिचुएशन, जो हमारी अभी की स्थिति, अगर उसको बदलना है, तो हमें सबसे पहले पार्ट में वी शुड फर्स्ट पार्ट विद समथिंग बिफोर लुक टू एक्वायर। कुछ और देखने से पहले पार्ट के देखो, ठीक है। दिस इज अ फंडामेंटल टीनेट ऑफ सिंपल लिविंग। रहने का सबसे फंडामेंटल टीनेट जो है वो ये है, ओके। दिस पैसेज यहाँ पे आपका जो है वो रियल चीजों पे बेस्ड है, एक्चुअल में आपको कुछ चीजें बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि जब चीजें सही नहीं होती, ओके, दिस पैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम आंसर्स को करेंगे, ठीक है। ओके, आपका पैसेज जो है ना वो इस बारे में है कि हम लोग रियल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम से डील करते हैं, फिर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि हम कुछ गड़बड़ करें, बट वो गड़बड़ सुधारने से पहले हमें जो पहला स्टेप है उसको देखना चाहिए।
किसी और सिचुएशन पे जाने से पहले, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है, ये आपका फंडामेंटल रूल है लाइफ का, टीनेट ऑफ सिंपल लिविंग, ठीक है। मतलब एक सिंपल लिविंग का हमारा जो है वो टीनेट है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है डिस्कार्ड योर अटैचमेंट्स, अपने अटैचमेंट्स को डिजार्ड करो, छोड़ दो। मतलब जिन चीज़ों से आपको अटैचमेंट है, लेट गो ऑफ योर अजम्पशन, मतलब अपने एजम्पशंस को जाने दो। मतलब तुम जो अनुमान लगाते हो ये होगा वो होगा, उनको भी जाने दो, कुछ मत सोचो। रिड्यूस योर पोजेशंस, लिविंग सिंपली इज ऑल अबाउट डिस्कार्डिंग योर फिजिकल एंड मेंटल बर्डन्स। मतलब अगर तुम्हें एक साधारण जिंदगी जीनी है तो जितने भी तुम्हारे ऊपर भार है, तुम्हारे ऊपर बर्डन है, उन सबको छोड़ो और नॉर्मल जियो चीज़ों को, ठीक है। और अजम्पशंस मत रखो। इट्स अमेजिंग हाउ रिफ्रेश्ड इट्स, क्या लिखा है, इट्स अमेजिंग हाउ रिफ्रेश्ड वी कैन फील आफ्टर अ गुड क्राई। देखो हमें रोने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है ना। क्राइंग क्लियर्स आउट वट एवर वेट यू आर कैरिंग इन योर हर्ट, मतलब दिल पे जो भी हम बोझ ले रहे थे वो हम अपने आंसुओं से निकाल सकते हैं बाहर। यू फील एनर्जाइज टू ट्राई अगेन, हमें फिर ऐसा लगता है कि हमें दोबारा वो चीज़ करनी चाहिए, दोबारा ट्राई करना चाहिए। कहते हैं ना रोने से सारे गम बाहर निकल जाते, तो एक दिल का भार कम हो जाता है। I have always felt that the Buddhist concept of enlightened mind, the Japanese characters for which depict a clean mind, refers to this refreshment of the spirit. देखो बुद्धिस्ट जो कॉन्सेप्ट होता है एनलाइटेंड माइंड, मतलब एक उत्तेजित दिमाग के लिए एक हमें क्लीन माइंड, अगर हमारा दिमाग साफ है, हमें रिफ्रेश करना है, इट मीन्स वी वांट टू रीस्टार्ट, मतलब हमें फिर से अपना दिमाग को अगर हमें क्लियर करना है तो हमें ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। द एक्ट ऑफ डिस्कार्डिंग, क्या बोल रहा है, द एक्ट ऑफ डिस्कार्डिंग ऑफ डिटैचिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल बर्डन्स फ्रॉम द बैगेज दैट वेज अप एंड डाउन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देखो हालांकि जो हमारे दिमाग में जो बर्डन है, हमारी अटैचमेंट की चीज़ें हैं, हमें उन्हें छोड़ने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स इट कैन बी अकम्पनीड बाय रियल पेन, कभी कभी इनके साथ असली दुख भी हमें मिल सकता है, बहुत ज़्यादा दुख हमें मिल सकता है। एज वेन वी पार्ट विथ समवन हु इज़ डियर टू अस, मतलब देखो हमारा कोई करीबी हो, हम उससे अलग हो रहे हो तो हमें उस चीज़ का ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। इट मीन्स उस टाइम हमें ज़्यादा पेन होता है, ओके। बट इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव द थिंग्स आर इफ Okay, we will look at our question. अभी हमारा क्या कह रहा है, देखो हमारा पैसेज यहाँ से कह रहा है, बट इफ यू वांट टू इम्प्रूव थिंग्स आर, if you want to live कह रहे हैं इफ यू वांट टू लिव विद अ लाइट हार्ट, मतलब अगर तुम्हें हल्के दिल से, मतलब कोई बर्डन ना हो, आराम से जीना चाहते हो, कोई दिल पे भार ना हो, उसके लिए यू मस्ट स्टार्ट बाय डिस्कार्डिंग, मतलब चीज़ों को डिस्कार्ड करना शुरू कर दो, मतलब उनको दूर करना शुरू कर दो। द मोमेंट यू डिटैच अ न्यू अबंडेंस विल फ्लो इनटू योर लाइफ, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो मोमेंट पे आप डिस्कार्ड करोगे, चीज़ों से हटोगे, तो आपकी ज़िंदगी में नई वेल्थ आएगी, नया अबंडेंस, नई खुशियाँ, नई चीज़ें आएंगी, प्रोस्पैरिटी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, ओके। सो दैट्स इट, हमारा पैसेज यहाँ पे ख़त्म होता है। आप क्वेश्चंस की तरफ देखो। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल टीनेट ऑफ सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग का टीनेट क्या है? रियलाइजिंग दैट वी आर लैकिंग इन समथिंग, ये रियलाइज करना हम किसी एक्ट में, किसी चीज में लैक कर रहे हैं, इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये नहीं है। क्या है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब द एक्ट ऑफ लेटिंग गो, मतलब द एक्ट ऑफ लेटिंग गो, मतलब चीजों को जाने दो, ठीक है। द एक्ट ऑफ लेटिंग गो, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, ओके। सेवेंथ क्वेश्चन आ जाओ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which among the following gives a similar context to the word part as used in the fourth paragraph? पार्ट की तरह कोई सिमिलर कंटेक्स्ट कौन देता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। शी इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कूल। Difficulties are part and parcel of life. I am going to take part in the competition. We must part our ways from the evil. Option 4, part here refers to separation. देखो हम बोलते हैं ना parted our ways, मतलब part का मीनिंग ये होता है separation, मतलब separate,
ठीक है, अलग होना। तो पार्ट को यहाँ पे कर रहा है, हमें बुराइयों से अपने को अलग कर लेना चाहिए। ओके, 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Which among the following provides similar meaning to the word discard? Discard का similar meaning कौन दे रहा है इन words में से? Well, we'll look at our option. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको? Detach, let go, derive, disadvantage, advantage. हमारा डिस्कार्ड का सीधा सीधा आंसर है डिटैच। वाई डिटैच? बिकॉज डिटैच मीन्स सेपरेट एंड डिस्कार्ड ऑल्सो मीन्स सेपरेट, सो दे बोथ हैव सिमिलर मीनिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा सेम मीनिंग है डिस्कार्ड का भी और डिटैच का भी, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अच्छा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखो, लेट गो, ऑप्शन 1 ए एंड बी, ए और बी हमारा डिटैच मतलब अलग, लेट गो मतलब चीजों को जाने दो, सो दे बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, दैट्स व्हाई ए और बी क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन? व्हाट कैन बी द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज? पैसेज का एक एप्रोप्रिएट आपको टाइटल बताना है। क्या है? डिटैचमेंट, एनलाइटमेंट, बर्डन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, जापानीज वे ऑफ इम्प्रूव। सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो है डिटैचमेंट, मतलब अलग, अ की टू सिंपल लिविंग। डिटैचमेंट इज द की टू सिंपल लिविंग, दिस इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको सब में कहा है कि डिटैचमेंट, डिटैच हो जाओ चीज़ों से, उन चीज़ों से डिटैच हो जाओ जहाँ पे आपको लगता है उनसे अलग होके आपकी लाइफ में नई चीज़ आएंगी। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिटैच ओके ओके ओके, सो यहाँ पे आपको डिटैच होने के लिए कह रहा है, सो डिटैच इज द एप्रोप्रिएट टाइटल। ओके, आ जाओ आप 10th क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्राई? मतलब एक गुड क्राई की एक अच्छे से मतलब रोने की क्वालिटी क्या होती है? A good cry makes you feel light and energized. A good cry is a way of detaching and discarding the unpleasant. A good cry is a sign of weakness. A good cry makes you realize that crying is a waste of time. A good cry is an illusion in the path of attaining enlightenment. I think these both are the correct option, क्योंकि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स देते कि रोने से क्या होता है, हमें बहुत हल्का और बहुत एनर्जाइज महसूस होता है, फिर हमें दोबारा किसी चीज़ को ट्राई करने की एनर्जी आती है, उसकी क्षमता हमारे अंदर आती है। बी कहता है कि रोना एक अच्छा वे है किसी चीज़ से डिटैच होने के लिए और डिसगार्डिंग द अनप्लेजेंट, मतलब जो हमें अनप्लेजेंट लगता है उससे दूर होने के लिए हमारा सही है कि अगर हम किसी से दूर हो भी गए तो रोने से हमारे गम, हमारे आंसू, हमारा बर्डन बाहर आ जाता है। ठीक है, हमारा बर्डन बाहर आ जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, अब हमारा 11th है एक पैसेज। ठीक है, अच्छा 11th क्या कह रहा है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हॉर्स, हॉर्स की ऑटोबायोग्राफी बता रहा है। नाउ दैट आई एम गेटिंग ओल्ड एंड स्टिफ ऑन द जॉइंट्स, आई लाइक टू मेडिटेट व्हाइल ग्रेजिंग इन द पास्चर ऑन माई फोल्ड डेज। मतलब मैं जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा, एक घोड़े ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, मतलब अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे को मेडिटेट करना अच्छा लगता है, जब मैं घास चढ़ता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। आई थिंक दैट वॉज द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई हैड नो वर्क टू डू एंड कुड रन अबाउट आफ्टर माई मदर हु वॉज फाइन वाइट अरब मेयर विदाउट एनी रीस्ट्रेंट। मतलब उसे वो कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल वो था जब मैं छोटा था, अपनी माँ के पीछे पीछे भागता था, मुझे कोई काम नहीं था। उसकी मम्मी क्या थी? एक अरब मेयर थी। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंड इन फील्ड्स, मतलब मेरा ज्यादातर टाइम जो था वो मैदानों में गुजरा, खेतों में गुजरा, मैदानों में गुजरा। ओके, वेयर I nibbled a tender grass and craved about while my mother was steadily grazing. देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? एक घोड़े की जिंदगी के बारे में बता रहा है। ओके, सो क्या बोल रहा है कि बहुत अच्छा टाइम था, मैं घास चढ़ता था, आराम से धीरे धीरे अपनी जिंदगी एक चल रही थी। बट दैट कुड नॉट लास्ट फॉर एवर। हमेशा तो ऐसा नहीं होता, जब घोड़ा बड़ा होता है उससे काम करवाते हैं। व्हेन आई वॉज ओल्ड इनफ, जब मैं बूढ़ा हुआ तो ट्रेनर आया। टू माई ग्रेट indignation fastened a long rope to my head and then began driving me round and round in circles with his long whip. मतलब
बड़े हो गया, मैं बुढ़ा हुआ, एक कोई आदमी आया, अपनी रस्सी को मेरे गले के चारों तरफ ऐसे बांध दिया जैसे फंदा बांधते हैं, और मेरे को फिर लंबी रस्सी से बांध दिया. I was frightened and angry, but he went on till I was so tired that I could scarcely stand. क्या करता, गुस्सा भी आ रहा था, उदासी भी थी, पर क्या करता, उसने मेरे को तब तक मेरे से काम करवाया जब तक कि मैं इतना काबिल नहीं रहा कि मैं सीधे खड़ा हो सकूं. However, my mother told me that it was no use of my resisting, and to make a long story short, I was at last thoroughly trained as a riding horse. कह रहा है कहानी को ज्यादा बढ़ाता नहीं हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ. मेरे को राइडिंग हॉर्स एज अ ट्रेन किया गया. तो राइडिंग जो घोड़सवार होते हैं उनको अपने घोड़ों को काफी ज्यादा ट्रेन करना है. मेरी माँ ने मेरे को ये चीज बताई थी. ठीक है. I was brought by a young officer as a polo pony and I soon got to love the game. देखो यंग ऑफिसर ने उसको लिया था एक पोलो पोनी के उस तौर पे, फिर मेरे को गेम भी पसंद आने लगा. ओके, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है आगे, यहाँ पे आपका आगे क्या कह रहा है. ओके, अब आपको आगे क्या कह रहा है. He was a kind master and a good writer, and in the end I would do anything for him. कह रहा है वो एक अच्छा आदमी था, अच्छा राइटर था, और अंत में मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ. एंड वॉज क्वाइट प्राउड व्हेन हिज साइड वन द गेम. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि हॉर्स, उसके ऊपर उसका मालिक घुड़सवारी करता था और उसका मालिक बहुत खुश भी होता था जब वो जीतते थे. उसका मालिक अच्छा था. ठीक है, अपने मालिक के बारे में बता रहा है. बट ही गॉट इन टू डेब्ट एंड हैड टू सेल मी. पर कुछ कारण से वो पैसों की उसको दिक्कत हुई तो उसको बेचना पड़ा. एंड आई वॉज बॉट बाय अ जेंटलमैन एंड लेडी हु केप्ट अ बगी एंड वॉज ट्रेन टू रन इन शाफ्ट. फिर उसको एक आदमी औरत ने गोद ले लिया शाफ्ट में दौड़ाने के लिए. ठीक है. I hated this work and I am afraid I gave a lot of trouble by going as slowly as I could. When my driver gave me the whip, I started shying at an object on the road. And then I found that jibbing was a very good trick, and whenever I was whipped, I simply backed. My owner got disgusted at that and sold me to a gentleman who was fond of hunting. ओके, सो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है बेसिकली. यहाँ पे हॉर्स क्या होता है, देखो घोड़े का यहाँ पे बेचना, उसके मालिक उसको खरीदते, वो अपने मालिक के बारे में बता रहा है कि उसको हाउ डिफरेंट ओनर्स ट्रीटेड हिम. ठीक है, कैसे कैसे उसको ओनर्स मिले, कैसे ओनर्स ने उसके साथ सलूक किया. फिर वो किसी लेडी और मैन के पास आया, वो भी उसको मारते थे. उसने एक तरीका सीख लिया था कि जब मारे तो कुछ काम करना ही नहीं है, अड़ जाना है. ठीक है. आई वॉज डिलाइटेड टू गेट बैक इन अ सैडल वर्क. उसको अच्छा लगा कि उसको एक ऐसा काम मिल गया. एंड thoroughly enjoyed my gallops with hounds after the jackal in open country. But an accident put a stop to that jolly life. For one day, my master pressed me to a big jump, which I knew I could not do. I did my best, but fell short and fell. देखो यहाँ पे क्या हुआ, घोड़े की जिंदगी जो थी अच्छी थी, उसको भी अच्छा काम मिल रहा था. बट एक टाइम आया जब उसके मास्टर ने उसको ज्यादा ऊंची जंप करने को बोल दी. ही न्यू कि वो नहीं कर पाएगा, पर उसने फिर भी करना तो था ही. माई मास्टर वॉज थ्रोन अवे एंड इज ब्रो. उसके मास्टर की भी आर्म टूट गया. ठीक है. एंड आई बैडली स्प्रेन वन ऑफ माई लेग्स. और उसके एक पैर पे भी बहुत ज्यादा चोट आ गई. आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर वीक्स एंड देन वॉज सोल्ड टू अ जेंटलमैन हु वांटेड अ क्वाइट राइडिंग हॉर्स. ओके, सो आपको क्या बता रहा है यहाँ पे कि वो फिर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा. बट देन लेटर his master sold him to a man. एक आदमी को बेच दिया जिसको शांत राइडिंग हॉर्स चाहिए था. ठीक है. he was a kind master. वो बहुत दयालु मास्टर था. and he used me well. और मेरा बहुत अच्छा फायदा उठाया. and I was in his service for a good number of years. मतलब मैं काफी सालों से उसकी सेवा में था. ठीक है. now that I'm old. अब जैसा कि मैं बूढ़ा हो गया, वो मेरे को बहुत कम काम देता है और मैं ज्यादातर अपना टाइम घास चरने में इसमें गुजार देता हूँ. मैं आप काफी देखो यहाँ पे बोल रहा है मैं आप काफी ज्यादा ना, वो कह रहा है मैं यहाँ पे काफी ज्यादा सिंपल लाइफ जीता हूँ, काफी शांत जिंदगी. ठीक है. सो बेसिकली इन दी एंड क्या हुआ, घोड़ा एक ऐसी जिंदगी जीने लगा. अब बुढ़ापे का टाइम है. ठीक है. ओल्ड एज में क्या हुआ, वो एक सिंपल जिंदगी जीने लगा, शांति से अपना घास फूस चढ़ता था बस.
अच्छा, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि निबल्ड का हमें पैसेज में इसका मतलब क्या है। निबल्ड का टेक ह्यूज बाइट्स ऑफ फूड, टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, गल्प अवे क्विकली, कीप ईटिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। निबल का जो करेक्ट मीनिंग है वो ये है टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड। ओके, सो निबल का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, खाने की छोटी बाइट्स लेना, ठीक है। अच्छा देखो, अरेंज द स्टेप्स टेकन बाय द ट्रेनर इन द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा यहाँ पे आपको स्टेप्स अरेंज करने हैं, ट्रेनर ने जो स्टेप्स लिए एक करेक्ट सीक्वेंस में, करेक्ट मैनर में, करेक्ट सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं। पहला है मेड हिम मूव इन सर्कल्स, fastened him with a long rope, got him tied to an extent that he couldn't stand। अच्छा देखो, यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन आएगा fastened him with a long rope। सबसे पहले तो उसने उसे रस्सी से बांधा। उसके बाद है हमारा ए, क्या कह रहा है, मेड हिम मूव इन, उसको उसने गोलों में भगाया। तो आपने कभी भी देखा होगा हॉर्स राइडिंग में एक घोड़े को, घुड़सवार को एक राउंड कलर का एक सर्कल होता है, उसके अंदर घोड़े को भगवाते हैं, उसके अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उसके बाद उसको फिर गुस्सा दिलाया, उसको डराया, ठीक है। उसके बाद उसको पकड़ के एक ऐसे जहाँ पे मतलब इतनी उसकी बुरी हालत कर दी कि वो खड़ा ही नहीं हो पाया बेचारा, ठीक है। और लास्ट में उसको अपनी मम्मी की एडवाइस ले लेनी चाहिए थी और रुकना नहीं चाहिए था, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है कि वेरी हैप्पी का कोई ऐसा वर्ड निकालो, सिनोनिम्स उसका बेसिकली हमें पूछ रहा है जिसका सिमिलर मीनिंग हो वेरी हैप्पी से। सो डिलाइटेड इज द राइट आंसर, स्टीडली, टायर्ड, डिस्गस्टेड, दे ऑल आर एंटोनिम्स, ठीक है। अच्छा, बीइंग ओल्ड द हॉर्स likes to meditate, enjoy being the polo horse। देखो अच्छा, आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बुढ़ापे में घोड़े को क्या ज्यादा पसंद था, मेडिटेट करना, पोलो हॉर्स बनना, हंट करना, सैटिस्फाइड अपनी जिंदगी से, ग्रेज इन द पास्चर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेजिंग इन द पास्चर्स, मतलब उसको घास चढ़ना सही लगता था ना। ओके, अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा है, उसको घास चढ़ना पसंद था, दूसरा उसको मेडिटेट करना पसंद था। बुढ़ापे में भाई यही करता है हर कोई, ठीक है। देखो घोड़े को क्या पसंद था बुढ़ापे में, अब वो हॉर्स वॉज इनकेपेबल, कि वो किसी काम को करने योग्य तो रहा नहीं, तो उसको लास्ट बुढ़ापे की जिंदगी में वो क्या कर रहा था बुढ़ापे की जिंदगी में वो सिर्फ मेडिटेट करता था, घास चढ़ता था। सो 10 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए एंड ई जो है हमारे दोनों ऑप्शन सही है। 15 क्वेश्चन देखो जरा, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ट्रिक इज आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो वाज नॉट अ पार्ट। कौन सी ट्रिक इनमें से पार्ट नहीं थी पैसेज की। देखो जिबिंग, गैलोपिंग, शाइंग, बैकिंग अप। गैलोपिंग हमने कहीं नहीं देखा था ये वर्ड, तो गैलोपिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गैलोपिंग का मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना, ठीक है। हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड या एक्सप्रेशन चूज करना है जिसका मतलब होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब शुरुआत से, ठीक है। तो शुरुआत के लिए हमें एक एक्सप्रेशन ढूंढना है। देखो क्या है, एब इनिटियो, यहाँ पे आपका एक फॉरेन वर्ड है, आपको एक फॉरेन वर्ड ढूंढना है जिसका करेक्ट एक्सप्रेशन मीनिंग मतलब बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए आपको एक करेक्ट वर्ड ढूंढना है। देखो एड इन्फिनिटिव, एब इनिटो, अप्रायर, एड होक, तो एब इनिटियो इज द राइट ऑप्शन। अगर आपने फॉरेन वर्ड्स प्रैक्टिस किए होंगे तो वहां पे आपने वहां पे मीनिंग देखा होगा कि मीनिंग क्या है, एब इनिटो का मीनिंग क्या है, एब इनिटो का मीनिंग है फ्रॉम द बिगनिंग, ओके। तो ये आपके वर्ड्स आपको क्लिक करना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, हमें ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, तभी तो हम फॉरेन वर्ड्स करते हैं, यहाँ पे आपको फॉरेन वर्ड पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा, कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करने के लिए। अच्छा देखो जरा क्या कह रहा है ऑप्शन, कह रहा है द सुपरवाइजर कंफर्म दैट द ऑफिस मेमो वाज एन ओरिजिनल वन। यहाँ पे अब आपका डायरेक्ट स्पीच वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस अलग है, अब ये आपके एक्स्ट्रा ग्रामर क्वेश्चन है। डायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है, चेंज करना है। अच्छा, सुपरवाइजर ने कंफर्म किया कि ऑफिस का जो मेमो था ओरिजिनल था, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलोगे,
द सुपरवाइजर सेट द ऑफिस मेमो इज एन ओरिजिनल वर्ड, द सुपरवाइजर सेट द ऑफिस ऑर्डर वाज एन, ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, ऑर्डर हैज बीन ओरिजिनल। द करेक्ट आंसर इज कि सुपरवाइजर ने कहा कि जो ऑफिस का मेमो है वो ओरिजिनल है। सो दिस इज, इसको हमने डायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलोगे, हमने बदल चुका है यहाँ पे, डायरेक्ट स्पीच में हमने सीधी बात हमने कर दी है, तो ऑफिस मेमो जो था ओरिजिनल था। ओके 18th ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, choose the correct exclamatory form of the following assertive sentence from the option। आपको exclamatory form बतानी है। ओके नाउ exclamatory form, ठीक है। ओके अब हम आंसर देखते हैं, ठीक है। आंसर क्या है, इट इज अ लवली, मतलब बहुत प्यारा वेदर है, तो व्हाट अ लवली वेदर इट इज, वेदर सीम्स टू बी लवली, लवली, हाउ वेदर इज लवली, गुड वेदर इज लवली। तो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म तो क्या है, व्हाट अ लवली वेदर, मतलब क्या मौसम है, एक्सक्लेमेशन आया ना एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स में, तो व्हाट इज द, व्हाट अ लवली वेदर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन से शुरू होता है, प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। वेदर नहीं है, हाउ नहीं है, वेदर नहीं है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन किससे शुरू, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, ठीक है। अच्छा देखो जरा 19th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब। आपको फ्रेजल वर्ब बताना है। देखो द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू, यहाँ पे देख लो कि मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया, टू डैश ऑल कमिंग मीटिंग्स इन द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, कॉल अप, कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल इन। देखो call off is the right answer, the correct response is what decision taken by management। मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि डिसाइड किया कि मतलब मीटिंग के लिए, देखो मीटिंग के लिए सबको बुलाते हैं, ओके, तो मीटिंग के लिए सबको बुलाते, तो मीटिंग के लिए सबको बुलाते हैं, ठीक है। तो मीटिंग के लिए सबको बुलाते हैं, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कॉल ऑफ, ठीक है। अच्छा देखो 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट डिटरमिनर चूज करो, ठीक है। डिटरमिनर आपके ये सारे वर्ड्स होते हैं, देखो आई हैव डैश ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, आई हैव ईच, एवरी, एनी, मेनी, आई मेनी, मतलब मेरे पास बहुत सारे भरोसेमंद दोस्त हैं, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। शोकेस है मेनी डैट इज अ लॉट ऑफ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स आर देयर। क्या कह रहा है, मैनी यहाँ पे क्या दर्शाता है कि बहुत सारे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं, ईच नहीं होगा, एवरी नहीं होगा, सेंस क्या बना रहा है, मेनी। अच्छा 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेजल वर्ब के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फ्रेजल वर्ब के लिए कौन सा, दे विल सॉल्व इट, इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज बताना है। कांट दे, विल दे, कांट दे, वोंट दे, चूज द मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग, दे विल सॉल्व इट। इसके लिए आपको सबसे सुटेबल क्वेश्चन बताना है, फ्रेजल क्वेश्चन। वोंट दे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल के लिए पूछ रहे हैं, मतलब लोग, बहुत सारे लोगों के लिए पूछ रहे हैं। दे क्या रिफर करता है, दे रिफर्स टू मेनी पीपल, ओके, सो दे इज रेफरिंग टू मेनी पीपल, ठीक है। दे यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, दे आपका रेफर कर रहा है बहुत सारे लोगों को, ओके, ठीक है। तो दे यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा नंबर ऑफ पीपल का, वांट दे, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ 22 क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोनिम टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको होमोनिम करेक्ट चूज करना है, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बेसिकली आपका स्पेलिंग्स होती है, मस्किटो आर द कैरियर, 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 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मस्किटो क्या होती है, मस्किटो आर द कैरियर्स ऑफ मलेरिया, मच्छरों से मलेरिया आता है, और चूज अ कैरियर, और अपने भविष्य के लिए कैरियर अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चूज करो, तो इन दोनों की स्पेलिंग है सही, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 23 क्या कह रहा है, ड्विंडल का एंटोनियम बताना है। ड्विंडल का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज करना, किसी चीज को कम करना, तो क्या होगा, डिमिनिश, श्रिंक, डिक्रीज, इंक्रीज। देखो एंटोनियम बताना है, उल्टा बताना है, इन सबका मीनिंग तो होता है कम करना, श्रिंक का, डिक्रीज, डिमिनिश, बट इंक्रीज इज द राइट ऑप्शन। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। आपके जो टोटल क्वेश्चंस है वो है हमारे
सो देर आर टोटल 49 क्वेश्चंस जो हमें प्रैक्टिस करने हैं. अच्छा, अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखो. चूज द करेक्ट सेंटेंस इन विच द एडवर्ब हैज बीन यूज्ड. एडवर्ब यूज हुआ है. देखो एडवर्ब 3 टाइप का था. क्या कह रहा है, यूजुअली विजिट्स हिज पेरेंट्स ऑन फ्राइडेज, नेवर आई विल सी हर अगेन, नीदर ऑफ अस इज गोइंग फॉर द मैरिज. आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है. चूज द सेंटेंस एडवर्ब हैज. अच्छा, आपको यहाँ पे बताना है एडवर्ब कहाँ इनकरेक्टली यूज हुआ है. क्वेश्चन को देखो, इनका मतलब गलत तरीके से एडवर्ब कहाँ यूज हुआ है. ठीक है, तो देखो ऑप्शन 2 इज द आंसर. क्यों, नेवर आई विल सी हर अगेन. देखो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है. ये स्टेटमेंट ही गलत है. नेवर आई विल सी हर अगेन. ठीक है, आई विल नेवर सी हर अगेन होना चाहिए था, बट दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. तो अब 25th क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट सिनोनिम बताना है यूटिलिटी का. देखो कह रहा है ऑप्शन बताना है जिसमें करेक्ट सिनोनिम होगा यूटिलिटी का. देखो यूटिलिटी के बहुत सारे सिनोनिम्स लिखे, हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3. वाई? ए है यूटिलिटी, यूजफुलनेस. ठीक है, यूटिलिटी का मतलब किसी चीज को यूज करके, उसको यूटिलिटी मतलब उसको यूज करके ताकि हमारे काम आए. ठीक है, वो चीज जो आपके काम आ सके. अच्छा, बी कहता है एफिकेसी, बेनिफिट. ये भी सही है भाई. अब देखो आपका ई कहता है ऑफ यूज वर्थ. देखो किसी चीज का लायक हो. यूजलेसनेस, यूजलेसनेस सी और डी में लिखा है, तो यूजलेसनेस तो कुछ होता ही नहीं है. यूटिलिटी का मतलब ही है यूजफुल. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, वी विल बिगिन विद आवर क्वेश्चन बैंक इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका एक पार्ट 2 होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट पार्ट 2. वी विल बिगिन विद question number, will start from question number 26. Okay, so that's it for today's video. Keep practicing. इन questions को देखो, क्या पता repeat हो जाए. तो जो आपको नहीं आ रहे इनको important लिखो, उनको practice करो. And I'll meet you in part 2. Thank you so much.